डियर व्यूवर्स, मैं मोहम्मद सलीम द्रास ऑनलाइन से कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ आपकी खिदमत में। नाजरीन, आपको हम बताते चलें, हमने एक ऐसा सीरीज स्टार्ट किया है जिसका नाम है एक मुलाकात। तो आज इस एक मुलाकात के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे अजीम शख्स जो हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं, जिसका नाम है मोहम्मद अमीन पोलो, जो पेशे से उस्ताद हैं और काफ़ी सोशल वर्क में काफ़ी उसका रोल रहा है, और साथ ही साथ चेयरमैन हिमालयन सपोर्ट्स एंड कल्चरल डेवलपमेंट एक एसोसिएशन है, और नाजिम ऑफ जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट यूनिट द्रास का एक नाजिम भी है। तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस पैनल में आने के लिए। तो सर, सबसे पहले आप अपने थोड़ा अपने बारे में सर, कि किस तरह आपका अपना कैरियर, खासकर आपकी जो सोशल वर्क का कैरियर सर कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये आइडिया कहाँ से आया सर, इसके बारे में हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको थोड़ा बताएं सर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मौका दिया कुछ बोलने के लिए। जहाँ तक मेरा काम है, क्योंकि तालीम की बात है, तो तालीम हमने जो है अपने यहीं से गवर्नमेंट स्कूल से, हाई स्कूल बेम्बर जो मेरा अपना गांव में हाई स्कूल है, वहाँ से तालीम हासिल की। उसके बाद सेकेंडरी लेवल की तालीम हमने बॉयज़ हायर सेकेंडरी कारगिल से हासिल की। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल की तालीम, जिसमें मैंने एमए एजुकेशन प्लस बीएड वगैरह किया, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से किया। तो उसके बाद क्योंकि छोटे उम्र में मुझे मुलाजिमत मिली, तो उसके बाद देखा कि बहुत सारे लोगों से, यार दोस्तों से, क्योंकि हमारी अच्छे लोगों से मेरी जान पहचानी हो गई, तो कहीं ना कहीं एक सोशल वर्क करने का हमने देखा। क्योंकि द्रास में 20 साल कम से कम हमने हायर सेकेंडरी द्रास में काम किया, तो कहीं ना कहीं हमें लोगों की जो मुश्किलात का जो है ग्राउंड जीरो से पता चला कि क्या क्या मुश्किलात लोगों को है। तो हमने चाहा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें आपका एक सपोर्ट्स टैलेंट बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ का लोगों का हाई एटीट्यूड होने की वजह से फिजिकल फिटनेस काफ़ी अच्छी लोगों की नेचुरल है। तो इसमें भी हम कुछ काम कर सकते हैं। और सेकेंडली, कुछ गरीब लोग हैं, क्योंकि ये काफ़ी बैकवर्ड इलाका है, तो उसके लिए भी हमने सोचा कि कुछ चैरिटी के ज़रिए हम कुछ लोगों की यहाँ पे सपोर्ट करें। तो सर, ये चैरिटी का आपने सवाल किया, साथ ही साथ आपने सपोर्ट्स का सवाल किया। तो सर, सबसे एक मेन एक ट्रेडिशनल सपोर्ट है यहाँ का आपका। काफ़ी मैंने पिछले काफ़ी सालों से हमने देखा है कि पोलो काफ़ी यहाँ पे, पहले तो सर पोलो जो है ख़त्म हुई हो चुका था। लद्दाख की बात करें, पूरे रीजन की बात करें, तो अब जो है पोलो को रिवाइव करने में आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट ये रोल रहा है, खासकर द्रास हो या हमारे लद्दाख रीजन में। तो सर, ये कैसे रिवाइव हुआ, या किस किस्म से पोलो खत्म कैसे हुआ? ये तो हमारा एक ट्रेडिशनल गेम रह चुका है जी जी सपोर्ट से। जी। जहाँ तक पोलो का इंटरेस्ट की बात है, तो क्योंकि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ एक पोलो ग्राउंड आज भी है, और वही पोलो ग्राउंड बचा हुआ है, वेम्बेट का पोलो ग्राउंड। और मेरे सारे रिलेटिव्स, सारे लोग इस पोलो में खेलते थे, तो ये एक मेन रीज़न था कि हमें बचपन से पोलो और हॉर्स राइडिंग का शौक था। लेकिन बीच में जब जब डेवलपमेंट हो गया और फिर लोग मुलाजिमत के लिए निकल गए, फिर ये सारे ग्राउंड्स भी ऑक्यूपाई हो गए, तो ये पोलो लगभग यहाँ पे ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद हमने कोशिश की। सबसे पहले मैंने जो इंडियन आर्मी है, उनके माध्यम से छोटे लेवल पे हमने कुछ एक दो पोलो क्लब्स को हमने जमा किया। फिर बीच में हमने चीफ मिनिस्टर पोलो चैंपियनशिप भी बीच में 2 बार हमने चलाया। उसके बाद थोड़ा सा ये और रिवाइव हुआ। उसके बाद कंटिन्यूली ललित सूर्य एक जो है प्राइवेट एक इंडस्ट्रीज की मालिक है, जो चेन ऑफ होटल्स की चेयरपर्सन है, उनके माध्यम से 4-5 साल हमने कंटिन्यू यहाँ हॉर्स पोलो चलाया, जिसपे हर बार हमारे जम्मू कश्मीर के रियासत के चीफ मिनिस्टर हर बार मेहमान खुसूसी रहे। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था हमारा, खासकर द्रास पोलो, लद्दाख के ट्रेडिशनल पोलो को काफ़ी लाइमलाइट में आने के लिए। तो उसी माध्यम से हमें बहुत सारे इंडियन पोलो एसोसिएशन वालों के साथ हमारी वाकफियत हो गई। उसके बाद मणिपुर पोलो एसोसिएशन वालों के साथ बात हो गई, तो वहीं से हमारा एक टर्निंग पॉइंट हो गया। तो हम कुछ हद तक प्रमोट करने में कामयाब हो गए। इससे जो हमारा ओल्ड वर्ल्ड का जो है सबसे ओल्डेस्ट सपोर्ट जिसको कहा जाता है, वो लकीली ये हमारा लद्दाख का ट्रेडिशनल सपोर्ट जो है उसको रिवाइव करना। वो जो है उसमें क्या ये सर, आज के हिसाब से जो चल रहा है, या पहले के हिसाब से देखें पोलो को, तो एक कुछ अलग एक कल्चर होता था, कुछ जितना हमें भी मालूम है, लेकिन आज वो नेचुरली खत्म हो चुका है। बेसिकली कल्चर तो कहीं ना कहीं जिंदा है, बट हमारे यहाँ पे लोग आज इतना मादा परस्त हो गए कि आज लोगों को न कोई कल्चर का अहमियत की पता है, न किसी और चीज़ का है।
तो कहीं ना कहीं आज भी जो हमारा लद्दाखी पोलो है ये मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल एज वेल एज इंटरनेशनल पोलो है। हमने कहीं ना कहीं इस पोलो में आज भी इंटरनेशनल कुछ रूल्स को टच किया है और हमारा 80% आज ट्रेडिशनल वे पे आज भी होता है। जैसे कि आप देख लें कि जब भी इंटरनेशनल पोलो होता है तो गोल के बाद जो है वो सेंट्रल लाइन से शुरू होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे आज जो पोलो होता है विजय दिवस में या कारगिल फेस्टिवल में हम पोलो करवाते हैं तो गोल के बाद जो है एंड ऑटोमेटिकली चेंज होता है, तो बाल को लेके अपोनेंट टीम लेकर आती है जिसको डफुक कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं वो ट्रेडिशनल पोलो का टच है। और यहाँ पे वन सिंगल रेफरी से हम गेम खेलते हैं, ये भी ट्रेडिशनल पोलो है, वरना इंटरनेशनल पोलो में 2 रेफरी यहाँ पे होगा। यहाँ पे चक्कर सिस्टम होता है इंटरनेशनल पोलो का, बट हमारा 2 हॉप सिस्टम होता है। और जिसमें इस जो हमारे लद्दाखी पोलो में सबसे इम्पोर्टेंट जो म्यूजिक का है, जिसमें दमन और सुरना कहते हैं। ट्रेडिशनल पोलो विदाउट दमन सुरना वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है, क्योंकि दमन सुरना के जो मौसीकी से पता चलता है कि कौन सी टीम गोल कर रही है, इस वक्त गोल हुआ, ये सारा नॉर्मली इंटरनेशनल पोलो में आप कमेंट्री के जरिए आपको पता चलता है कि अपोनेंट टीम ने गोल किया है, लेकिन ट्रेडिशनल पोलो में दमन सुरना की शहनाई की आवाज से पता चलता है कि टीम ने गोल किया है। तो आज कुछ ना कुछ हमारा जो लद्दाखी पोलो इस वक्त जो चल रहा है वो ट्रेडिशनल एज वेल एज इंटरनेशनल पोलो दोनों के रूल्स का अपना है। तो ये सर ये एडवेंचर स्पोर्ट्स में साथ ही आपका बड़ा इसमें रोल रहा है। एडवेंचर खासकर विंटर की बात करें, द्रास द सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस, और विंटर में आइस हॉकी, विंटर में स्नो स्की, या विंटर में बहुत सारे गेम्स, ये कैसे रिवाइव हो जाएंगे सर? और इसमें और हमें कौन से स्टेप्स या कौन से हमें गवर्नमेंट से हमें क्या करना है, या हमें आगे किस तरह से आप जैसे एनजीओज को कैसे सपोर्ट करना है, ये थोड़ा सर कैसे हमें आगे बढ़ा सकते हैं इसे विंटर गेम्स को खासकर? सबसे पहले तो द्रास बीइंग ए सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट जगह है, क्योंकि देखो किसी भी चीज को, किसी भी जगह को या किसी भी स्पोर्ट्स को आपको हाईलाइट करने की जरूरत पड़ती है तो उसको पब्लिसिटी की जरूरत पड़ती है। लेकिन नेचुरली द्रास बीइंग ए सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस अपने आप में बहुत पब्लिसिटी हुआ है, क्योंकि ये सेकंड कोल्डेस्ट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है और पूरी दुनिया जानते हैं कि ये सेकंड कोल्ड, तो हमें यहाँ इसकी पब्लिसिटी की उतनी जरूरत नहीं, बट हमने इसकी जो पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करना है। तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा जो एज ए सोशल वर्कर हम तो कहीं बार इसको अप्रोच करते हैं, लेकिन जो प्लानर्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इस गवर्नमेंट को चलाते हैं, या जो ब्यूरोक्रेसी है, इनको कहीं ना कहीं हमने एतबार में लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमारे वो सारे प्रोजेक्ट्स एट द रेलेवेंट टाइम पे वो सारे खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज अगर हम लद्दाख में अभी जब से यूटी बना है कि हमने बहुत बार अप्रोच किया है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, और हर बार उन्होंने ये एश्योरेंस भी दिया है कि हम द्रास को विंटर स्पोर्ट्स हब बनाएंगे, क्योंकि ये बीइंग ए सेकंड कोल्डेस्ट यहाँ पे काफी लंबा विंटर स्पोर्ट्स का एक स्कोप है। कुछ नेचुरल आपके पास स्नो पाउडर्स है, क्योंकि स्नो पाउडर एक यहाँ का जो स्नो का लेवल है वो आपका इंटरनेशनल साइज का स्नो सीकिंग के लिए है, क्योंकि सिर्फ बर्फ होना आपके लिए इसका मतलब नहीं है कि आप वहां पे आइस हॉकी करें, स्नो स्की करें। सिर्फ ठंडा होने से, आइस जमने से उसका एक लेवल होता है। एक हमारे लिए प्लस पॉइंट तो ये रहेगा ना सर, क्योंकि यहाँ तो टेम्परेचर ही माइनस में जाता है, तो हमें उस चीज का जो बाहर से, क्योंकि यहाँ जो भी है वो क्वालिटी है। आप यहाँ नवंबर में, अगर नवंबर से लेके मार्च तक जो है आप आइस हॉकी नेचुरली खेल सकते हो, क्योंकि यहाँ जितने भी आइस हॉकी रिंग्स है आपका द्रास में, आपके बिम्बड़ में, वो सारे नेचुरली है। तो सिर्फ यहाँ थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें और सरकार की तरफ से थोड़ा सा इसमें अगर ताउन मिले तो ये एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल में एशिया में विंटर हब, बहुत बड़ा विंटर हब बन सकता है द्रास। ये सर इसे विंटर टूर, ये स्नो स्की जो है सर, मैंने कुछ ऐसे जो प्लेयर्स हैं जो हमारे इंटरनेशनल, जो नेशनल लेवल में, मैंने उनसे भी बात की, तो वो कह रहे हैं कि इनका जो इक्विपमेंट्स वो काफ़ी महंगा है। ये ओबियसली हैवी है सर, क्योंकि वो कुछ 35,000 40,000 तक ये कोई एक इक्विपमेंट जाता है। तो इसके लिए हमारे एनजीओज आगे आने के लिए, या हमारे जो सरकार को क्या हमें पुशअप करना है सर, हमें कौन सी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, खासकर ये जो इक्विपमेंट्स के लिए, क्योंकि हमारी वो कैपेबिलिटी या वो चीज़ क्योंकि इतना पूरा नहीं खरीद सकते हैं। देखो इसमें सबसे पहले तो जो हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स है उनको ये थोड़ा अवेयरनेस होना पड़ेगा कि वो ट्रेडिशनल वे ऑफ मेथड पे डेवलपमेंट पे न जाए, वो कोई मॉडर्न स्टाइल पे जाए। तो अभी रिसेंटली हमारी जो लद्दाख विंटर का कनक्लेव हुआ था, उसमें हमें कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म यूटी लद्दाख से मिलने का मौका मिला। उसमें हमारी द्रास की एक बड़ी वफद थी जिसपे मैं भी था। वहाँ पे हमने उनको ये सजेशन दिया है कि
आप जो है गुलमर्ग और सुनामर्ग, गुलमर्ग और मीनामर्ग और पहलगाम के पैटर्न पे जो है आप इनिशियली द्रास में आइस हॉकी शॉप्स खोले, आइस हॉकी एंड सुनो सीकी इक्विपमेंट शॉप्स खोले। क्योंकि उससे क्या होगा, गवर्नमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो है एक प्रोविजन भी है कि आप जो है वहां पे एक शॉप्स खोलेंगे तो फिर क्या होगा, आप किराए पे 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये के किराए पे आपको इजीली सीगी मिलेगा, आपको आइस हॉकी स्केट्स मिलेगा, तो आप इजीली मैक्सिमम लोग उसका फायदा ले सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि इनिशियली यही एक हमारे लिए एक मौका है कि हम वहाँ सुनो सीकी शॉप्स खोलें द्रास जैसे इलाके में, ताकि आम लोग जो है या टूरिस्ट के लिए भी ये इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो। अदरवाइज ये इक्विपमेंट बहुत रेयर आपको मार्केट में मिलेगा पूरे इंडिया में, तो ये एक बहुत बड़ा इससे प्रॉब्लम है इस सपोर्ट्स को प्रमोट करने की। बिल्कुल सर। तो ये सर सुनो सिक्की के साथ हमारा ये सुनो सिक्की है, आई सिक्की के साथ जो सुनो सिक्की है, इसका भी काफ़ी आजकल पिछले 2-3 सालों से जो है आज के यूथ जो है काफ़ी आगे आ रहे हैं। तो उनके लिए सर कोचिंग क्लासेस, क्योंकि मैंने देखा भी आपके जो एसोसिएशन के थ्रू कुछ कोचिंग क्लासेस लगे, तो आइंदा भी ऐसे के लिए या इसके लिए हमें क्या स्टेप करना है इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, खासकर सुनो सिक्की का भी एक बहुत बड़ा हमारे पास एक हब है इसमें। जो हमें सबसे बड़ा जो हमें एक्सपीरियंस, क्योंकि हमने 5 साल कंटिन्यू जो है इसमें आइस हॉकी इंटरनेशनल लेवल की कोचिंग कराई, जिसमें हमें कनाडा यूएसए से बड़े कोच हमने मंगाए। लेकिन हमें इसमें पूरे कारगिल में ये प्रॉब्लम जो हमें आ रहा है कि विंटर में हमारे पास एकोमोडेशन जीरो है। इवन में द्रास की बात तो छोड़िए, करगिल हेडक्वार्टर में भी आपको 4 कमरे विंटर में अच्छे से कहीं नहीं मिलते। तो बहुत बार हमने होटलियर से बात की, बहुत बार हमने टूरिज्म डिपार्टमेंट से बात की कि कम से कम आप इंश्योर करें कि कुछ एक बिल्डिंग जिसमें कम से कम 10 से 15 रूम्स के ऐसे हो जिस पे कम से कम जो भी आना चाहे तो वो वहां रुक सके, उसको फैसिलिटी दे सके। लेकिन हर बार उसमें हमें नाकामी मिली, तो हमने जितने भी कोच थे उसको होम स्टे करवाया। तो मैं ये जरूरी माध्यम से ये चाहता हूँ कि हमारे लोगों के पास काफी अच्छे बिल्डिंगें बने, कहीं ना कहीं उसमें हर बिल्डिंग में 1-2 रूम जो है वो होम स्टे के लिए रखे, ताकि हम कोचेस को ला सके, ट्रेनिंग्स को ला सके। इवन यहाँ हमारे से कांटेक्ट में है कि बहुत सारे हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क से लोग विंटर में आइस हॉकी सुनो सीकी कोचिंग करने यहाँ आना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम यही है कि हम 2 कोच को एकोमोडेट नहीं कर पाते, तो हम इतने लोगों को कहाँ से लाए। तो मुझे लगता है कि जो स्टे का जो इशू रहता है वही हमारे लिए एक फेलियर है कि हम इसको फर्दर और बड़े लेवल पे हम कोचिंग्स को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। थैंक यू सर। आपका ये जो हिमालयन एसोसिएशन है सर, इसमें कल्चरल का भी काफ़ी ये है। अब हम थोड़ा कल्चरल की तरफ जाएंगे। हमारा कल्चरल जो है आज भी जो इसका भी रिव्यू हो रहा है, क्योंकि अब वो कल्चरल नहीं रहा। हमने पिछले जो हमारे बाइट में थे हमारे शफी सागर साहब, वो भी कह रहे थे अब वो पहले का कल्चर अब दिन ब दिन जो है अब आ रहा है ट्रैक पे। क्योंकि अब इसके लिए आपके कल्चरल के हिसाब से या आपके एसोसिएशन में कौन से मतलब क्या कर रहे हैं सर, क्या स्टेप कर रहे हैं तो इसको रिवाइव कर रहे हैं? इसमें 2 चीजें हैं, 2 एसोसिएशन जो इस पे काम कर रहे हैं एक्चुअली। एक तो मैं बहसीयत प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर दरद शीन ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट करगिल का प्रेसिडेंट हूँ। हम उसके माध्यम से इसमें लिटरेरी पॉइंट्स और हमारा कल्चर पे बहुत काम कर रहे हैं। बहुत बुक्स हमारे राइटर्स शफी सागर, अमजद मुख्तार बड़गामी, हमारा ये अपना अहमद जवान, तो बहुत सारे राइटर्स ने जो बुक लिखी है। और उसके साथ साथ बहुत सारी हमारी एक टीम है, हम कल्चर को भी फोकस कर रहे हैं। हमने कुछ कॉस्ट्यूम को भी बनाने की कोशिश की है, टोपियां वगैरह जो हमारे पास दी, खासकर फीमेल कॉस्ट्यूम को लेकर हमें बहुत बड़ा मुश्किल है, उस पर भी हमने काम किया है। लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते चलते वो सारा प्रोजेक्ट फरवरी से बिल्कुल बंद है। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में, और जब से यूटी बना इतना ज्यादा डिमांड इस कल्चर का है कि चीना कल्चर को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन, और मुझे लगता है कि कल्चर खो के हमने अपनी सबसे बड़ी आइडेंटिटी खोई है। क्योंकि बहुत बड़े फिलोसफर भी कहते हैं कि अगर कौम को नाबूद करना है, कौम को अगर किसी हस्ती से मिटाना है, तो कहते हैं उस कौम के कल्चर को खत्म कर दो, तो वो अपने आप में खत्म होगा। कहीं ना कहीं बेशक हमने कितना डेवलपमेंट किया हो, कितना पढ़ा लिखा हो, लेकिन हमने अपने कल्चर को खोया है तो हमारी कहीं भी एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस पे भी हमने बड़ा सीरियसली काम लिया। इस पर हमने इंटरनेशनल लेवल का था लद्दाख विंटर कार्निवाल, उस पर हमने पहली बार बहुत बड़े लेवल पे हमने अपना शीना कल्चरल प्रोग्राम दिखाया और मैक्सिमम ऑडियंस ने उसको पसंद किया। तो कहीं ना कहीं बट हम इनिशियल स्टेज पे हैं। मुझे लगता है कि हमारी अपनी कौम की आइडेंटिटी को बचाने के लिए हमें हर खास व आम की सपोर्ट चाहिए, क्योंकि कल्चर को लेकर थोड़ा नेगेटिविटी हमारे सोसाइटी में बहुत ज़्यादा है।
कल्चर मीन्स की उसको बड़े नीचे नज़र से देखते हैं, उसका एक इम्पोर्टेंस को नहीं देखते। तो कहीं ना कहीं मुझे हर आम आदमी से उसका सपोर्ट चाहिए, तब जाकर हम इस कल्चर को बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारी शिनाख्त है। क्योंकि कल को कोई लोग यहाँ आएंगे, वो हमें हमें बोलेंगे आपकी ज़बान क्या है, आपकी कल्चर का है। अगर हम अब कहीं ना कहीं इस दौर में भी अगर कल्चर और ज़बान को रिवाइव नहीं कर पाए, तो समझ लो बहुत लेट हो चुका होगा। शायद हमारी कहीं भी कोई हमारी पहचान या हमारी कोई रिकॉर्ड रहेगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर ये आपका कल्चरल एसोसिएशन भी है, आप विंटर गेम्स के खासकर आप इन चीज़ों में काफ़ी आपका फोकस रहा है। सबसे पहले तो यही कि सबसे पहले किसी भी चीज़ को जब हम बाहर से लाएं, एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है। लोग बाहर जाएं और बाहर से लोग अंदर आए, तब जाके आपकी डेवलपमेंट होता है, तब जाके अपने आपकी असलियत भी पता होता है कि हम कहाँ पे हैं। तो उसके लिए कि हमारे पास माशाल्लाह बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर उसको थोड़ा हमने कमर्शियल माइंड से यूज़ करना है। क्योंकि हमारे द्रास प्रॉपर की बात करें तो बहुत सारे अच्छे बिल्डिंगें हैं, तो उसको थोड़ा कमर्शलाइज करने की ज़रूरत है, ताकि हम जितने भी बाहर से विशर्स वेल विशर्स हैं, जो लोग इस सेकंड कोल्डर्स को देखना चाहते हैं, उसको हम वहाँ पे स्टे करवा सके। और हमें एक कल्चरल एक्सचेंज भी हो, क्योंकि वो यहाँ आएंगे, कुछ चीज़ सीखेंगे, हम उनसे सीखेंगे। और जो हमारे नौजवान हैं उनके पास टैलेंट बहुत है, बट मेच्योरिटी बहुत कम है। वो बिल्कुल हर चीज़ एकदम से चाहते हैं। तो बस सबसे बड़ा जो मैंने कमजोरी चाहा, शौक बहुत ज़्यादा करते हैं कि भाई कोचिंग करवाओ, सुनो सीखी कराओ। मैं आर्मी के थ्रू सुनो सीखी करवाता हूँ, 2-4 दिन बड़ा रश रहता है, उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं नौजवानों को कहता हूँ कि ये मौका है। शायद मैं बार बार बोलता हूँ कि कभी शायद आपको पूछने वाला भी ना हो, और कभी ये टैलेंटेड शायद आपको बहुत ज़्यादा टैलेंट दिखाना पड़ेगा, तब जाके आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और सुनो सीखी को लेके मैं बहुत बड़ा सीरियस हूँ, क्योंकि आइस हॉकी लद्दाख में काफ़ी, लेह में काफ़ी प्रमोट है, और सुनो सीखी आपका द्रास में प्रमोट हो सकता है। हम नेशनली इंटरनेशनली रिप्रेजेंट इजीली कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं नौजवानों को जिनके पास टैलेंट्स है, उनको थोड़ा मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा, थोड़ा ट्रेनिंग, फॉर्मली ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये टैलेंट से वो अपना रोजगार भी कमा सकते हैं, अपना नाम भी कमा सकते हैं, अपना इलाके का नाम भी कमा सकते हैं। तो यही मेरी मैसेज थी। सर आपका यतीम खासकर यूनिट द्रास, थोड़े इस बारे में सर जैसे कि हमने कहा कि हर फील्ड में हम काम करें, क्यों ना हम चैरिटी पे थोड़ा काम करें। क्योंकि हमारे इस सोसाइटी में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यतीम है, बहुत ज़्यादा गरीब है, कहीं ना कहीं उनकी बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। हमारे पास प्रोविजन ये है कि हम वेडिंग किट्स दे दें उन लड़कियों के लिए, उन ऑर्फन्स लड़कियों के लिए, उन गरीब लड़कियों के लिए जिनकी शादी अभी बहुत ज़्यादा तैयार हो। तो एक किट होता है जिसमें लगभग एक दुल्हन के लिए जो एक नॉर्मल चाहिए, 4-5 सूट, 2 जूते, मतलब जो नॉर्मल एक रिक्वायरमेंट है, वो सारा आपका सारा उस एक किट के अंदर होता है। वो भी हमने अब तक 15 से 20 अब तक हमने मुख्तलिफ लोगों को दिए। ये एक प्रोविजन होता है। और लास्टली हमारा एक जर्नल डोनेशन, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर यतीम ट्रस्ट में 3 मत से काम करते हैं, क्योंकि ये एक इस्लामिक है। वहाँ पे एक तो ज़कात जमा होता है, सदका जमा होता है, और उसमें फिदिया वगैरह जो आपके रोज़े के मौके में, तो उसके लिए हर आम आदमी को वो नहीं दे सकता है, क्योंकि ज़कात हर आदमी नहीं खा सकता है। उसके लिए डिजर्व होना बहुत ज़रूरी है। उसका मत हमने अलग से रखा है, वो हम सिर्फ डिजर्विंग को देते हैं। तो उसके बाद एक जर्नल डोनेशन का भी ऑप्शन हमने रखा हुआ है। जर्नल डोनेशन हम किसी भी काम में, जैसे अभी पेंडेमिक ये चला, इस पे डिजास्टर चला, हमने इस वक्त मास्क दे दिए, सैनिटाइजर्स दे दिए, किट्स दे दिए, ऐसी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। या कभी खुदा न खास्ता कभी हमारे इलाके में किसी का अचानक ऐसा मेडिकल इमरजेंसी होता है कि उसको कहीं से कहीं पहुँचाते हैं, तो गरीब होता है, तो हम उसको रुपया 10,000 20,000 इमीडिएटली चक देते हैं। या किसी के घर में कोई आग जला या कोई भी नुकसान हो गया, हमें लगता है कि उसके लिए हमने एक जर्नल डोनेशन का भी एक ऑप्शन रखा हुआ है कि वो पैसे हम किसी भी वक्त इमरजेंसी में, डिजास्टर में, मिनिमम मैक्सिमम जितना हमसे हो सकते हैं वो हम देके कहीं ना कहीं हम लोगों की हीलिंग टच करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यही एक लेके हम इसको, और इसके लिए मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी पब्लिक का, जिन्होंने हमें भरपूर सपोर्ट दे दिया है। और हम पिछले 5 साल से माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से इस यूनिट को चला रहे हो। थैंक यू सर। तो ये थे नाजरीन मोहम्मद अमीन कोरो साहब, जो आपको कह रहे थे। इससे हमने बहुत सारे सवाल पूछे अकॉर्डिंग टू या यतीम ट्रस्ट फाउंडे जो इनका ट्रस्ट है, चैरिटी है। तो नाजरीन आज के लिए इतना ही।
आगे फिर एक नए मेहमान के साथ फिर जुड़ेंगे इस कड़ी में। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।